हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। आज बिल्कुल नए एनर्जी के साथ, नए लेवल की एनर्जी के साथ मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को का। एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल हाँ, सही सुना, लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाम है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टॉपिक का नाम है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये प्रॉपर्टी होता है। आज इसका कंप्लीट लाइव प्रूफ देखने वाले हैं अभी आपके साथ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, आज ये हम लोग कंप्लीटली देखने वाले हैं, इसका प्रूफ देखने वाले हैं। और ये लास्ट वीडियो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। लेकिन एक बात गौर से सुनिएगा, इसके बाद जो वीडियो आने वाले हैं वो सब वीडियोस में फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था। बैकग्राउंड में यदि कुछ आवाज आ रहा होगा तो प्लीज इग्नोर। काफी स्ट्रगल करने के बाद वीडियोस बना रहे हैं अभी, बहुत सारा कंडीशंस को। अभी आपको तो हम इधर दिखा नहीं सकते, नहीं तो दिखा देते। इसलिए आपको नोट्स मिल चुका है, पढ़ाई कीजिए। और एक बात कि हम लोग इसके बाद वाले वीडियो जो कि आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जानेंगे कि फाइनल एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स में आया था, कितना ज़्यादा लिखना चाहिए। एंड दैट ऑल आर सो मच कंपल्सरी एंड एसेंशियल फॉर अस। बट टुडे हियर नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होता है। क्या बोले, एक बार और सुनिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होता है। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हम लोग अभी इसी को प्रूव करने वाले हैं, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा। यदि आपको सीखने का मन है, कुछ नया जानने का मन है, कुछ नया कॉन्सेप्ट यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जरूर से जरूर लास्ट तक बने हुए रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो बोलने का जरूरत नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने का कोशिश कीजिएगा। तो अभी बात करेंगे कि व्हाट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। And we will discuss about the transverse nature of electromagnetic waves. Electromagnetic waves जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर रहता है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी नेचर एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किसी पैरेललो पाइप का एक्स एक्सिस में जा रहा है, और बाकी आपका यहाँ वीडियो पे बना हुआ है, फिगर को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किसी पैरेललो पाइप का एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में प्रोपागेट कर रहा है। आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग के सामने तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड। एंड वी कंसीडर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस और इट हैज नो एनी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है और उसका कोई भी कंपोनेंट वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं है। तो हम लोग इससे क्या देख सकते हैं ना, एज वी नो दैट वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अबाउट द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ देयर इज अ फार्मूला E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप सभी को पढ़ चुका है। E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर ds क्या है, ds इज द सरफेस एरिया। तो इस पैरेललो पाइप में जैसा कि आप देख सकते हैं 6 सरफेस एरिया होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 एक्सिस है और 6 सरफेस एरिया है। 3 एक्सिस है और 6 सरफेस एरिया है। एक्स एक्सिस का हिस्सा में 2, वाई का हिस्सा में 2 और जेड का हिस्सा में 2। तो हम लोग यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाएंगे, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड एज गिवन और एज वी कंसीडर्ड दैट देयर इज नो एनी चार्ज इनसाइड दिस पैरेललो पाइप, मतलब इस पैरेललो पाइप के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए फॉर्मूला हो जाता है q बाय एप्सिलॉन नॉट और q का वैल्यू है 0, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने सारे सरफेस एरिया के बारे में बताया है, ए बी सी डी
ए बी सी डी इसका उल्टा, ई ओ जी एफ मतलब काउंटर पार्ट कह सकते हैं, डी सी जी एफ इसके जस्ट नीचे ए बी ओ ई, ये सब सिर्फ डीएस का वैल्यू है, सरफेस एरिया का वैल्यू है जो हम लिख रहे हैं। और आगे देखिए ए बी एफ ई, और एक चीज और हो जाएगा ओ बी सी जी, ओ बी सी जी। तो हम लोग के पास तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस है हम लोग के पास, और टोटल 6 सरफेस एरिया है, 6 सरफेस एरिया है, एक्स के हिस्से में 2, वाई के हिस्से में 2 और जेड के हिस्से में 2। और जैसा कि हम लोगों ने माना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो वाई और जेड में नहीं चल रहा है, वाई और जेड में नहीं चल रहा है। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से जब वाई एक्सिस पे कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा और जेड पे कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, तो वाई का जो 2 वैल्यू है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0, और जेड के भी 2 एक्सिस मतलब 2 जो होगा जेड एक्सिस के लिए, जो 2 यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू लिखा है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0। टोटल 3 एक्सिस है और 6 सरफेस एरिया है। हम लोग माने हैं कि एक्स एक्सिस में चल रहा है तो वाई और जेड में नहीं चल रहा है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0। तो y के लिए 2 0 और z के लिए 2 0, तो टोटल 4 0 हो जाएगा। मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि 4 वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, ये 4 वैल्यू खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास सिर्फ बचेगा क्या, 2 वैल्यू ए बी सी डी ई ओ जी एफ इज इक्वल टू कितना 0। और ये 2 वैल्यू कौन एक्सिस के लिए है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो 2 वैल्यू हम लोग को मिला, ये 2 वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए है। ई डॉट डी एस ए बी सी डी और ई डॉट डी एस ई ओ जी एफ इज इक्वल टू क्या 0। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज आवर डॉट प्रोडक्ट, एंड इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड dot product and cross product very sincerely, and the value and the formula of dot product and cross product is such that a dot b is equal to ab cos theta और a cross b is equal to ab sin theta। a dot b का फॉर्मूला क्या होता है, ab cos theta, और a cross b का फॉर्मूला ab sin theta। तो यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट है तो e dot ds, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे e ds cos theta। थीटा का मतलब होता है एंगल, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और आपका ds भी इसी डायरेक्शन में है। देखो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, एंड यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा e ds, ये क्लोज इंटीग्रेशन का साइन है cos। अब देखो ये जो साइड है e और gf, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे जा रहा है और ये फेस आपका पीछे है, तो ये दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये एंगल कैसे लिए, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है आपका क्या cos थीटा, और cos थीटा के लिए आप लोगों ने देखा कि जब यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना डिग्री हम लोगों ने लिया 0 डिग्री, और नेक्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे जा रहा है और ये फील्ड आपका इधर है, तो एंटी पैरेलल एक तरीके से कह सकते हैं, तो एंगल विल भी कितना 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं cos 0 इसका मान कितना होता है, और ये x एक्सिस के लिए इसलिए यहाँ पर x लिख दीजिए और इसको हम लोग e डैश x मान लेते हैं। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, जैसे dx का x होता है ना, dx का होता है x, dy का होता है क्या y, ठीक है, dz का क्या होता है z, तो उसी तरीके से ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा e x s, cos 0 का वैल्यू 1, और यहाँ पर हो जाएगा e डैश x s और cos 180 का वैल्यू होता है -1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, e x की जगह e x रख दिए और ds का इंटीग्रेशन s हो गया, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और यहाँ e डैश x लिख दिए, ds का वैल्यू हो गया s और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो e x s माइनस e डैश x s इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में से आपका कॉमन हो गया क्या s, और आपका बचेगा क्या e s माइनस e डैश x इज इक्वल टू 0। मतलब s और e x दोनों को गुना करने पे हम लोग का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि दो चीज को यदि गुना करने पे वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि दोनों में से कम एक 0 है,
दोनों भी जीरो हो सकता है, लेकिन यदि दो चीज को गुना करने पे, दो क्वांटिटी को गुना करने पे यदि वैल्यू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कंप्लीटली कि मिनिमम एक क्वांटिटी तो आपका जीरो होना तय है। तो यहां से आपका देखिए कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू यदि जीरो आ रहा है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि यहां से आप देख सकते हैं कि s को यदि हम लोग ई एक्स माइनस ई डैश एक्स, ये प्रोडक्ट यदि आप लोग का जीरो आ रहा है तो यहां से आप एक चीज जान लीजिए कि s जो है s वो कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज सरफेस एरिया जीरो नहीं हो सकता है। वो यदि जीरो हो गया तो फिर कोई कॉन्सेप्ट बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा ना, ई एक्स माइनस ई डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये क्वांटिटी आपका जीरो हो जाएगा। और तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश एक्स, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है स्टैटिक। जबकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टाइम वेरिंग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टाइम वेरिंग होता है और वो टाइम के साथ वेरी करते रहता है। जबकि यहाँ पर जो है हम लोग का वो वैल्यू क्या आ गया है, स्टैटिक। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइम वेरिंग होता है, समय के साथ बदलने वाला होता है, जबकि इसका वैल्यू आ गया कांस्टेंट। तो जब हम लोग इसका आपका ये डिफरेंशिएशन लेंगे या जब इसका वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा टाइम वेरिंग के रिस्पेक्ट में और ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, जीरो। कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन आ जाता है जीरो। यहाँ से हम लोग लिख देंगे ई एक्स इज इक्वल टू ई डैश एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। मतलब इससे क्या पता चला कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है जीरो, मतलब वो एक्स एक्सिस में नहीं है। तो यदि एक्स एक्सिस में नहीं है तो कहाँ है, तो यदि एक्स एक्सिस में नहीं है तो या तो वाई एक्सिस में होगा या तो जेड एक्सिस में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में नहीं है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में नहीं है तो वो कहाँ है ना, वो आपका या तो वाई एक्सिस में होगा या तो जेड एक्सिस में होगा। और चाहे तो वाई एक्सिस में हो चाहे तो जेड एक्सिस में हो, हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, या एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे पे एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यदि एक्स पे नहीं है तो वाई पे होगा, वाई पे नहीं है तो जेड पे होगा। और इससे पता चल रहा है कि जहां पर भी है वो परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है उस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर है। और इसी बात को कहा जाता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम चाहते हैं कि यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो जरूर से जरूर बिल्कुल ध्यान से एक एक सेकंड वीडियो को सुनते हुए देखिए, जरूर से जरूर समझ में आया होगा। और इसके बाद एक और छोटा सा चीज पढ़ेंगे और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस ये लास्ट टॉपिक है, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आने वाले जो वीडियोस में है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करना चाहिए, कैसे फाइनल एग्जाम में इससे हम लोग नंबर उठा सकते हैं और कैसे एक टॉपर बन सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी उसमें क्या योगदान रह सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था, तो मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर हम लोग वैसे चार चीज पढ़ेंगे। मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर चार चीज, पहला होता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहा जाता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, B dot dl is equal to mu naught I, this is called Ampere circuital law। और तीसरा होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको बोला जाता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको बोला जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। And last but not the least is modified form of Ampere circuital law, Maxwell Ampere circuital law। B dot dl is equal to mu naught IC plus epsilon naught d phi E by dt। तो ये देखिए चार नियम है, चार लॉ है, कलेक्टिवली कहा जाता है
इसको आपको मैक्सवेल इक्वेशंस आपका नाम बता देते हैं। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है, इन चारों लॉ को मिला के हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। तो वीडियो बच्चों यहीं तक था और आगे आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस बिल्कुल नहीं करना यदि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो तो। और इस वीडियो को एक बार और देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। प्लेलिस्ट बना दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको भी आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। स्टे होम एंड स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, फिर बाय।